हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले जो न्यूज़ ले रहे हैं वो है राजस्थान की, जिसमें भाजपा ने एक बार फिर से चौंका दिया है। जिस तरीके से एमपी में चौंकाया मुख्यमंत्री सेलेक्ट करके, छत्तीसगढ़ में चौंका दिया मुख्यमंत्री को सेलेक्ट करके, यानी कि सिलेक्शन करके, उसी तरीके से राजस्थान में भी वही हुआ। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि वो पहली बार ही विधायक बने और पहली बार ही उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। यानी कि अगर देखा जाए तो उनके पास कोई खासा अनुभव नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है राज्य को चलाने का या फिर विधानसभा का, लेकिन उनको इतनी बड़ी कमांड दी गई है राजस्थान जैसे स्टेट की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण राज्य भी है, भारत का माना भी जाता है उसे। उसके बावजूद भजन लाल शर्मा का जो चयन है वो वाकई में काफ़ी चौंकाता है। इसमें जो बात की जाए कि इनके नाम की सहमति कैसे बनी, देखिए जो राजस्थान के लिए कमेटी थी मुख्यमंत्री चयन करने की, उसके हेड थे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के शायद कहने पर ही वसुंधरा राजे सिंधिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 18 से पहले थी, 13 से 18, 2013 से 2018 तक वसुंधरा राजे भाजपा गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री थी। तो उन्होंने ही भजन लाल शर्मा के नाम का सुझाव प्रस्तुत किया और उस पर फिर सहमति व्यक्त की गई। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ही विधायकों को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया था। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो कहीं ना कहीं एक ताकत दिखा रही हैं भाजपा की जो केंद्रीय कमेटी है उनको, कि हमें ही यानी वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल इसके उलट हुआ और भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी गई है। और इसमें जो विधायक दल के नेता चुने जाने के जब इन्हें चुना गया, तो जैसा आप अगर टीवी चैनल में भी आपने देखा होगा कि जैसे ही इनका नाम बोला गया ये खुद चौंक गए। इन्हें खुद नहीं समझ में आया कि मैं कैसे मुख्यमंत्री बन गया। तो यही सब बातें इस पूरे न्यूज़ में लिखी गई हैं। इसमें बताया गया है कि 3 पर्यवेक्षक थे। इसमें शर्मा, एक तो वसुंधरा राजे थी और जोशी जी थे और राजनाथ सिंह, ये पर्यवेक्षक थे। इनकी सहमति के बाद ही राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की गई और शर्मा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। और सबसे बड़ी बात है कि 15 दिसंबर को ही इनका जन्मदिन भी होता है और उसी दिन ये शपथ भी लेंगे। अब हालांकि बातें कई उठेंगी अगर ऐसे नाम को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि वो ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करती थी केंद्रीय लीडरशिप के साथ, यानी कि जो केंद्रीय कमेटी है भाजपा की उनके साथ ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करती थी। तो ये भी कारण है, वो अपना दमखम दिखाती थी। उन्होंने भी स्टार्टिंग में भी दिखाया कि 70 विधायक लगभग उनके साथ है। अब हालांकि यहाँ ये भी बोला जा रहा है कि इनका जो करियर है राजनेता के तौर पर वो भी अब समाप्त माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नैतिक मूल्यों पर आधारित एआई पर बने वैश्विक सहमति। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने डीप फेक वीडियो वगैरह देखा होगा जिसमें एक जो साउथ की हीरोइन है रश्मि मंदाना, उनका एक वीडियो आया था, हूबहू फेस उनका था लेकिन बॉडी उनकी नहीं थी और वो जिम में वर्कआउट करते हुए दिखाई गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में बोला कि मेरा एक वीडियो आया हुआ है गरबा करते हुए और मैंने सिर्फ स्कूल टाइम पे गरबा किया था, उसके बाद तो गरबा भी नहीं किया, लेकिन मेरा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित है। इसी तरीके के कई डीप फेक वीडियो आए हैं जिसमें फेस, जैसे मान लीजिए मैं हूं या आप हैं, आपका फेस मतलब लगेगा कि आप ही हैं, लेकिन वो फेस सिर्फ आपका लगाया जाएगा उस बॉडी पर। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहुत ही चिंता जताई है और उन्होंने बोला है कि ये एक वैश्विक चेतावनी है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और उन्होंने वैश्विक समुदाय से भी अपील की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित होने से रोका जाए। अगर ये आतंकियों के हाथ लग जाता है, ये जो टेक्निक है वो आतंकियों के हाथ लग जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी जो भूल होगी, जो दिक्कत होगी वो पूरे वैश्विक समाज को होगी, क्योंकि आतंकी इसका गलत इस्तेमाल करेंगे।
मोदी ने यह भी कहा कि एआई के प्रभाव से कोई भी वंचित नहीं रह सकता है। यह मानवता के मूलभूत तत्वों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके इस्तेमाल को लेकर बहुत सावधानी की जरूरत है। डीप फेक, डाटा की चोरी, साइबर सिक्योरिटी जैसी कई समस्याएं आएंगी जो आने वाले दिनों में वैश्विक यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक चुनौती बन सकती है। G20 शिखर सम्मेलन में भी इसके लिए घोषणा पत्र तैयार किया गया था, लेकिन उतना स्ट्रांगली इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। लेकिन बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उस पर भारत द्वारा इसको काफ़ी मजबूती से उठाया जा रहा है। हो सकता है इसके लिए कोई नियम भी बना दिया जाए या फिर कानून बना दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है, देश भर में घुसपैठियों का आंकड़ा बताना संभव नहीं। देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देश के जितने भी विभिन्न हिस्से हैं उसमें कितने घुसपैठिए हैं, उनको कितनी नागरिकता दी गई है, ये आंकड़ा बता पाना बहुत ही असंभव सा है। इसमें बताया गया कि इस जो नागरिक अधिनियम की धारा 6A जो 6A है उसके तहत ही किसी को भी नागरिकता प्रदान की जाती है हलफनामा के द्वारा। इसमें बताया गया कि इस प्रावधान के तहत यानी कि 6A के तहत 17,861 जो लोग हैं उनको नागरिकता प्रदान की गई है। इसमें शीर्ष अदालत ने इस धारा की संवैधानिक वैधता की समीक्षा के लिए थोड़ा सा समय मांगा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें देखेगा कि इसकी संवैधानिक मान्यता क्या है 6A की। केंद्र ने बताया कि फॉरेन ट्रिब्यूनल ने असम में 32,000, देखिए यहां लिखा गया है 32,000 लोगों की पहचान विदेशी नागरिक के रूप में की है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को केंद्र से आंकड़े भी पेश करने को कह दिए हैं कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक कितने लोग असम आए और कितने लोगों को 6A2 के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। यह भी पूछा गया है कि 31 अक्टूबर 2023 और यह बताया गया है केंद्र सरकार द्वारा कि 31 अक्टूबर 2023 तक 17,861 लोगों ने असम में अपना नाम FRRO में पंजीकृत करा लिया है। केंद्र ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक का पता लगाना इसलिए भी टफ है क्योंकि वो चोरी यानी कि एक तरीके से छुप के रहते हैं, तो इतने सटीक आंकड़े निकाल पाना सरकार के लिए संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होगा CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का दर्जा। अभी तक इसकी बहुत भरपूर मांग की जा रही थी, लेकिन अब इसको पेश कर दिया गया है और ये बिल पास भी हो गया है। हालांकि इसका जो विरोध है वो 2 लोग कर रहे थे, एक तो विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी और जितने भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इस बिल को पेश कर दिया गया है। देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं यानी कि CEC और जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़े विधेयक को मंगलवार को नए बदलावों के साथ राज्यसभा में पेश कर दिया गया। इसके तहत CEC व EC का दर्जा अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होगा। इससे पहले जो एक विधेयक लाया गया था इसमें पद को कैबिनेट सचिव के समान रखा गया था। देखिए, जो IAS होते हैं वो कैबिनेट सचिव तक ही पहुंच पाते हैं, उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन अब जो CEC होंगे या फिर EC होंगे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दर्जा मिलेगा। हालांकि इसमें विवाद भी हुआ, जब ये पेश किया गया बिल तो जो विपक्ष है उसने वॉकआउट कर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनकी आप पिक देख रहे हैं, ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्तों का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा विधेयक नए स्वरूप में सदन के पटल पर पारित करने के लिए रखा था। उन्होंने बताया कि देश में पिछले 70 वर्षों से मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को इसे लेकर कानून बनाने का सुझाव भी दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, बढ़ती गई तिरंगे की शान, मिट गए 370 के निशान। आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था उसको समाप्त कर दिया गया था। जैसे कि विशेष राज्य दर्जा का मीन्स ये है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहाँ नौकरी नहीं कर सकता था और वहाँ प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। लड़की का जो पुत्री होती है उसका पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं था। तो इन सब चीज़ों की वजह से 370 जो था वो वाकई में काफ़ी टफ था वहाँ के लोगों
लोगों के लिए, और इसकी लगातार मांग उठाई जा रही थी कि इसे हटाया जाए, लेकिन कुछ राजनीतिक लाभ की वजह से या राजनीतिक दबाव की वजह से ये लागू नहीं हो पा रहा, इसे हटाया नहीं जा रहा था। लेकिन इसे फिर काफ़ी प्रयासों के बाद हटा दिया गया। इतिहास के पन्नों में अब गुम हो गए अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर में देशभक्तों को 70 वर्ष तक का आंदोलन करना पड़ा। प्रदेश में वर्ष 1953 को शुरू हुए प्रजा परिषद के आंदोलन से तिरंगे की शान बढ़ती गई और आखिरकार अनुच्छेद 370 के निशान तक मिट गए। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी व प्रजा परिषद के संस्थापक पंडित प्रेम नाथ डोगरा ने अनुच्छेद 370 हटाकर देश में जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विलय का सपना साकार करने की मुहिम छेड़ी थी। देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम की तरह जम्मू कश्मीर में भी 370 की समाप्ति के लिए लोगों ने तिरंगा लहराते हुए अपने प्राणों की भी आहुति दी थी। इसमें वर्ष 1953 के आंदोलन से लेकर 2008 के श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन तक भारत माता के जयकार के बुलंद नारे लगाए गए और इसमें कई लोगों ने शहादत भी दी थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के निजी संगठनों से अब पुरस्कार नहीं ले सकेंगे, और ये एक जो नियम है वो लागू भी कर दिया गया है। नए निर्देश के अनुसार अब निजी संगठनों से पुरस्कार प्राप्त करने से पहले उनके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही वे इनाम को स्वीकार कर सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कोई भी मंजूरी सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। इस तरह के इनाम में वित्तीय सहायता नहीं जुड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि गणतंत्र दिवस पर जो बाइडेन के राजकीय मेहमान होने पर अभी भी संशय बरकरार है। देखिए, अगर पहले की हम बात करें तो इस तरीके से बनाया गया था, समय सेट किया गया था कि 26 को जो बाइडेन आएंगे, 25 को आएंगे, 26 को गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे यानी मुख्य अतिथि होंगे, और 27 को क्वाड संगठन की मीटिंग होगी और उसके बाद ये वापस चले जाएंगे 28 को या 27 को। अब जब कुछ घरेलू बातों का इसमें प्रावधान करते हुए यानी कि बताते हुए समस्याएं इन्होंने आने से मना कर दिया 26 को, और इस वजह से क्वाड जो है 27 को जो होने वाला था वो भी अब टाल दिया गया है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं क्वाड जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संगठन है 4 देशों का, उसकी जो बैठक है वो अब शायद लोकसभा चुनाव के बाद हो, यानी कि अप्रैल या मई के बाद होंगे। तो ये भी एक संशय अभी तक बना हुआ है कि नए वर्ष मतलब 26 जनवरी को कौन मुख्य अतिथि होगा। गुजरात आपदा राहत के लिए 338 करोड़ और हिमाचल को 633 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए भारी नुकसान की वजह से केंद्र सरकार ने गुजरात को 338 करोड़ रुपए और हिमाचल को 633 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको याद होगा विपरजॉय करके एक तूफान आया था, चक्रवात आया था, जिसकी वजह से गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उसके बाद ये जो राहत के पैसे हैं वो दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किसी भी राज्य का जीएसटी बकाया नहीं है। निर्मला सीतारमण जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि किसी भी राज्य का जीएसटी बकाया लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदेश सरकारों ने अपने हिस्से की धनराशि जारी करने के लिए अभी तक अकाउंटेंट जनरल यानी कि एजी का प्रमाणित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर एजी का प्रमाण पत्र हमको नहीं मिलता है तो हम इसे मंजूरी नहीं दे सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले द्वारा पूछे गए सवाल के बदले ये जवाब दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, आपराधिक कानूनों को बदलने वाले नए विधेयक लोकसभा में पेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को बदलने वाले पुराने विधेयकों को वापस लेकर नए विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं। इन विधेयकों पर गुरुवार और शुक्रवार को चर्चा होगी और उसके बाद उन्हें पास किया जा सकता है। शाह ने बताया कि पुराने विधेयकों के 5 खंडों में मुख्य रूप से व्याकरण और भाषा संबंधी बदलाव किए गए हैं। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने विधेयक के अध्ययन के लिए अधिक समय की मांग करते हुए इस पर बाद में चर्चा की मांग की, लेकिन शाह ने साफ किया कि मंगलवार को विधेयक की प्रतियां सभी सांसदों को उपलब्ध करा दी गई हैं और गुरुवार को चर्चा होने से पहले उनके पास 48 घंटे हैं।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से तीनों विधेयकों को अंग्रेजी के समय 1860 में बने आईपीसी, 1898 में बने सीआरपीसी और 1872 के साक्ष्य अधिनियम की जगह ले लेंगे। सेना को और 70,000 सिग सावर राइफलें मिलेंगी। सैनिकों की फायरिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए सेना को और 70,000 सिग सावर राइफलें मिलेंगी। इनका इस्तेमाल आतंकवाद रोधी अधिनियमों और अन्य तैनातियों में होगा। सेना ने इस बार सिग 716 असॉल्ट राइफलों का चुनाव किया है, जिनकी मारक क्षमता और रेंज दोनों ही इंसॉस राइफल और AK-47 से भी अधिक है। इसमें भारतीय सेना को जल्द ही उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास स्थित एक आयुध फैक्ट्री में बनने वाली AK-203 राइफलें भी मिलने वाली हैं। भारत ने FBI से खालिस्तान समर्थकों से जुड़ी जानकारी साझा करने को कहा। FBI के निदेशक क्रिस्टोफर ए रे ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार को NIA मुख्यालय का दौरा किया और यहां उन्होंने NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता और दोनों एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान भारत ने उनसे खालिस्तान समर्थकों से जुड़ी जानकारी साझा करने को कहा। NIA के अधिकारी के नाम न छिपने की शर्त पर ही ये बैठक के दौरान जो बातें हुई हैं वो बताई गई हैं। गौरतलब है कि ये अपडेट तब सामने आया है जब हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने एक भारतीय नागरिक और एक भारतीय एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ खालिस्तान आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए थे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि जल्द एक प्रीमियम में 4 तरह का बीमा होगा और इसमें आपका जीवन बीमा भी होगा, स्वास्थ्य यानी हेल्थ इंश्योरेंस होगा और एक्सीडेंट कवर होगा और संपत्ति बीमा भी आप करा सकते हैं। नए साल में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ा ये बदलाव देखने को मिल सकता है और जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है IRDA एक उत्पाद के तहत कई इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए बीमा विस्तार योजना लॉन्च करने जा रही है। इस बीमा विस्तार योजना को गांव-गांव तक ले जाने के लिए बीमा वाहक रखे जाएंगे, यानी कि जो आप कह सकते हैं एजेंट होते हैं, और इसमें लक्ष्य ये रखा गया है कि 2024 तक ये सारे इस तरीके के जो उत्पाद हैं वो बेच दिए जाएं और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को बीमा वाहक यानी एजेंट के रूप में शामिल किया जाएगा। नए साल में कभी भी बीमा विस्तार की शुरुआत हो सकती है, शायद जनवरी महीने में ही इसकी शुरुआत हो जाए। बीमा विस्तार उत्पाद में एक साथ जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें यह भी बताया गया है कि बीमा विस्तार जो योजना है उसका प्रीमियम काफ़ी कम होगा ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, इस उत्पाद को खरीद सकें। IRDA ने वर्ष 2047 तक देश के प्रत्येक नागरिक को इंश्योरेंस के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है और बीमा विस्तार इस दिशा में किया गया एक प्रयास है। नेक्स्ट न्यूज़ है सही दिशा में आगे बढ़ रही है इकोनॉमी, सीतारमण। केंद्र सरकार ने आम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को लोकसभा में पारित अनुपूरक मांगों के ब्यौरे को देखने से यह साफ पता चलता है वित्त मंत्री जो हैं हमारी निर्मला सीतारमण ने कुल 58,378 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के साथ कुल 1.29 लाख करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव पेश किया है, जिसे मंजूरी मिल गई है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की गारंटी यानी कि मनरेगा के लिए है। उर्वरक सब्सिडी के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। अनुपूरक मांगों पर हुई चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। उन्होंने महंगाई की दर में और गिरावट आने को लेकर अभी भरोसा जताया है। चलिए नेक्स्ट पेज होगा हमारा इंटरनेशनल पेज। हमास और इजराइल युद्ध, इसे स्किप करेंगे हम। COP28 जीवाश्म ईंधन पर सहमति की जद्दोजहद जारी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता सम्मेलन के आखिरी दिन यानी मंगलवार को जीवाश्म ईंधन पर सहमति बनाने के लिए जारी प्रयासों के बीच अरब देशों ने कहा है कि जीवाश्म ईंधन आने वाले कई दशकों तक वैश्विक ऊर्जा का आधार बना रहेगा। अरब देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के बाद जारी बयान में ये बात कही गई है। अरब और हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करने वाले दूसरे जो जीवाश्म ईंधन हैं उनका उपयोग कम करने के प्रयासों को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देख रहा है।
नेक्स्ट न्यूज़ है वान की मून यूएन में दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से हुए सम्मानित। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव वान की मून और 3 अनुभवी राजनयिकों को दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बदलने के लिए निस्वार्थ प्रयासों के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को कूटनीति का ऑस्कर भी कहा जाता है। अवार्ड की स्थापना दिल्ली फाउंडेशन यूएसए ने 2017 में की थी। पूर्व महासचिव मून को दिवाली द पावर ऑफ वन अवार्ड समारोह 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2023 के लिए अन्य पुरस्कार विजेताओं में यूएन में बोस्निया और हर्जेगोविना के पूर्व स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत, इसमें नाम दिया गया है मिर्सादा, यूएनए में दक्षिण कोरिया के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि राजदूत किम सूक और 72वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बेलग्रेड प्रिस्टिनिया यूरोपियन संघ के विशेष प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। तो ये आज का यानी 13 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।